नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे आपके साइंस के प्रत्येक चैप्टर के रिवीजन के बारे में, जिसमें हमने फिजिक्स का पार्ट कर लिया है जस्ट पीछे, और उससे पहले हमने केमिस्ट्री वाला पार्ट भी कर लिया था। आज हम जो जनरल साइंस के दो चैप्टर हैं, जिसमें हमारा 15 नंबर चैप्टर और 16 नंबर चैप्टर, उसके हम बात करेंगे एक के बाद एक चैप्टर। और बाद में बचेगा हमारा बायो वाला पार्ट जो है, उसको भी हम जल्दी कवर कर लेंगे। आपको जैसा कि मैंने आपको कहा है कि सारे चैप्टर आपको रिवाइज कराएंगे पेपर से पहले, तो वास्तव में सारे चैप्टर आपको रिवाइज किए जाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं जो हमारा 15वां चैप्टर है उसके बारे में। तो 15वां चैप्टर है क्या? बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। अगर आप इसको मात्र ध्यान से सुन लेते हो, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप इसको ध्यान से सुनते हो तब भी आप इसको आसानी से कर पाओगे। तो चलिए हम बात करते हैं। हमारा जो चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है? हमारा पर्यावरण, यानी एक डेली लाइफ से जुड़ा हुआ, एक कह सकते हैं बेसिक साइंस से जुड़ा हुआ चैप्टर है। तो हम इसको नॉर्मली अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं पर्यावरण का मतलब क्या होता है। जैसा कि आपको पता है, पर्यावरण की परिभाषा क्या होती है? हमारे चारों ओर को घेरे हुए आवरण को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। चाहे वो घिरा हुआ आवरण एक जैविक घटक हो सकता है, अजैविक घटक हो सकता है। इनसे मिलकर ही हमारा क्या बनता है? पर्यावरण बनता है। यानी बात करें पर्यावरण शब्द की, तो दो शब्दों से बना है, परि प्लस आवरण। परि का मतलब होता है चारों ओर, आवरण का मतलब घेरे हुए। यानी हमें जो चारों ओर से घेरा हुआ है उसको हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। हमारे चारों ओर के आवरण को पर्यावरण कहते हैं। जैसे हमें चारों ओर से किसने घेर रखा है? जैसे हम बात करें पर्यावरण के घटक कौन कौन से होते हैं, जैसे हमारे इमारतें वगैरह हो गई, पार्क हो गए, पुल हो गए, सड़कें होगी, बिल्डिंग्स हो गई, उद्योग हो गए। और एक तरफ दूसरी तरफ प्रकृति में देखें तो जैवमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, ये जल मंडल, ये सारे क्या है? हमें चारों ओर से घिरे हुए। तो इनसे मिलकर हमारा क्या बनता है? पर्यावरण बनता है। चलिए हम यहां से हमारा चैप्टर जो मेन पार्ट है स्टार्ट होता है परितंत्र, और इसके घटक क्या क्या है, परितंत्र क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो परितंत्र किससे मिलता है? किसी भी स्थान विशेष पर पाए जाने वाले जैविक और अजैविक घटकों के पारस्परिक संबंधों को सामूहिक रूप से परितंत्र कहते हैं। यानी जैविक और अजैविक घटकों का जो पारस्परिक क्या होता है? संबंध होता है, सामूहिक संबंध होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं परितंत्र। जैविक और अजैविक घटकों का पारस्परिक क्या होता है? संबंध को सामूहिक रूप से हम क्या कहते हैं? परितंत्र कहते हैं। किसी भी विशेष स्थान पर, कोई भी स्थान ले लो, जैसे रेगिस्तान ले लो, जलमंडल ले लो, कोई सा भी भाग ले लो, वहां पर जो जैविक घटक और अजैविक घटक है उनके जो संबंध है उनको सामूहिक रूप से, यानी जैविक और अजैविक दोनों को मिलाकर वो जो भाग बनता है, वो जो रूप बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? परितंत्र कहते हैं। अब परितंत्र के घटक कौन कौन से अभी हमने देख लिया, एक जैविक घटक और दूसरा अजैविक घटक। जैविक घटक में कौन से? सभी सजीव आते हैं, जैसे जीव जंतु और पेड़ पौधे। अजैविक घटक जो अजैविक घटक होते हैं, लेकिन इनके बगैर जैविक घटक नहीं रह सकते, इनके बगैर सजीव नहीं रह सकते। जैसे हम बात करें ताप, वर्षा, वायु, मृदा, खनिज आदि, ये क्या है? अजैविक है, लेकिन फिर भी अब इसके बगैर नहीं रह सकते। हम ताप के बगैर नहीं रह सकते, हम वर्षा के बगैर नहीं रह सकते, वायु के बगैर हम नहीं रह सकते, मृदा के बगैर। तो ये हमारी आवश्यकताओं को पूरे करते हैं, तो ये क्या होते हैं? अजैविक। और इनका सम्मिलित रूप से ही किसी स्थान विशेष की बात करें तो वो कहलाता है परितंत्र। उदाहरण के लिए हम छोटा सा उदाहरण लेते हैं यहाँ पर, एक परितंत्र का, कृत्रिम परितंत्र, जिसमें हमने एक बगीचा लिया है। बगीचे में आपने देखा होगा घास लगा होता है, पेड़ पौधे होते हैं, कीट होते हैं, मेंढक होते हैं, पक्षी होते हैं, सभी वहां पर क्या होते हैं? जीव होते हैं। उनके बीच पारस्परिक अन्योन्य क्रिया होती है, यानी एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इनके लिए जल चाहिए, वायु चाहिए। तो ये अजैविक घटक और जैविक घटक दोनों मिलकर ही क्या बनाते हैं? दोनों मिलकर ही क्या करते हैं? परितंत्र का निर्माण करते हैं। तो हम कह सकते हैं बगीचा एक क्या है? परितंत्र है। बगीचा क्या है? परितंत्र। जैसे इस चित्र में देख सकते हैं, आपको मछली दिखाई दे रही है, मेंढक दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे कीट दिखाई दे रहे हैं, पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इनको पानी के भी जरूरत पड़ती है, हवा की भी जरूरत पड़ती है, मिट्टी की भी जरूरत पड़ती है। तो ये पारस्परिक संबंध से आपस में अन्योन्य क्रिया करते हैं, मतलब एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इसकी वजह से इनको हम क्या कह सकते हैं? एक परितंत्र कह सकते हैं। इसके बाद में हम परितंत्र की बात करें तो परितंत्र हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। प्राकृतिक परितंत्र दो, यानी स्थलीय हो सकता है, जलीय हो सकता है। स्थलीय में हम बात करें जैसे वन हो गया, घास हो गया, रेगिस्तान हो गया, तो ये क्या है? ये प्रकृति ने अपने आप बने हुए हैं, इसमें मानव द्वारा नहीं बनाया गया है, तो वो है। और जलीय में हम कोई नदी को परितंत्र कह सकते हैं, क्योंकि नदी में पानी हो गया, उसके अंदर बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, नदी में मिट्टी भी है, तो इनमें आपस में अन्योन्य क्रिया होती है, तो उसको भी हम क्या कह सकते हैं? एक परितंत्र कह सकते हैं। तालाब को कह सकते हैं, समुद्र को कह सकते हैं। आजकल कृत्रिम भी बनाए गए हैं जलीय, जैसे एक्वेरियम होता है, जिसके अंदर जल में रहने वाले जीव जंतु को यहाँ पर जैसे चिड़ियाघर में हम पशु पक्षी देखते हैं, उसी तरह के रखे जाते हैं वहां पर जलीय जीव को।
इसके बाद हम बात करें कृत्रिम की, तो कृत्रिम में कौन कौन से होते हैं, जैसे कृषि, हम वहां पर खेती करते हैं, तो खेती क्या है, मानव द्वारा, और उस खेती पर भी आप देखते हैं बहुत सारे जीव जंतु वगैरह उसके ऊपर रहते हैं, वहां पर जीव जंतु कीट पतंगे वहां पर रहते हैं, वहां पर पानी होता है, वहां पर मिट्टी होती है, तो ये मिलकर अन्योन्य क्रिया करते हैं, तो इसको भी हम एक परितंत्र कह सकते हैं, या फिर प्रयोगशाला जहां पर हम प्रयोग करते हैं तो उसको भी कह सकते हैं। इसके बाद में कह सकते हैं निर्वाह यानी जीवन यापन या निर्वाह यानी भोजन की निर्भरता के आधार पर जीवों को निम्न भागों में बांटा गया है, यानी उनकी भोजन निर्भरता के आधार पर निम्न भागों में बांटा गया है। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक कौन से होते हैं, जो अपना भोजन समय बनाते हैं, जो अपने भोजन के लिए किसमें, सूर्य के प्रकाश द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। यानी वे जीव जो अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं, उन्हें हम उत्पादक कहते हैं। उत्पादक के अंदर कौन आते हैं, सारे पेड़ पौधे इसकी के अंदर आते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। जैसे पेड़ पौधे हो गए, नील हरित शैवाल होगी। उसके बाद है उपभोक्ता। उपभोक्ता क्या होते हैं, वे जीव जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से या तो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्टली किसके ऊपर निर्भर रहते हैं, पेड़ पौधों पर। जैसे हिरण है, खरगोश है, ये गाय है, बकरी है, ये डायरेक्ट पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। लेकिन शेर है, चीता है, ये भालू है, ये क्या होते हैं, इनडायरेक्टली इनके ऊपर होते हैं। इनडायरेक्टली मतलब कैसे, ये उन जीवों को खाते हैं जो पेड़ पौधों को खाते हैं। तो हम क्या परिभाषा बनाएंगे, वे जीव जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं उपभोक्ता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। दूसरे नंबर में उपभोक्ता आते हैं। जैसे पेड़ पौधे हमारे प्राथमिक उपभोक्ता हो गए, ये हमारे क्या हो गए, सॉरी उत्पादक हो गए, ये हमारे जितने भी हैं आपके इसके पेड़ पौधों के ऊपर दिख रहे हैं, हिरण हो गया, शेर हो गया, यहाँ पे कीट, मेंढक, सांप, बाज, ये आपके सारे दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, ये है उपभोक्ता। इसके बाद में बात करते हैं तीसरा, अपघटक या अपमार्जक। ये बहुत महत्वपूर्ण पर्सन बनता है। अपमार्जक या अपघटक किसे कहते हैं, इसके क्या कार्य हैं, तो हम देखते हैं यहां पर ये क्या करते हैं, वे सूक्ष्म जीव जो मृत जीवों का अपमार्जन कर देते हैं। हम देखते हैं जीव जंतु कोई मर जाता है तो कुछ समय बाद में वहां से गायब हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, सूक्ष्म जीव उसका क्या कर देते हैं, अपघटन कर देते हैं, वापस मिट्टी में मिला देते हैं। जैसे हम देखते हैं दीमक। दीमक क्या काम करती है, अगर कोई पेड़ पौधा वहां पर क्या हो गया है, पेड़ पौधा नष्ट हो गया है, टूट गया है, खराब हो गया है, मर गया है, तो उसको क्या करती है दीमक, उसको वापस मिट्टी में मिला देती है। तो दीमक भी क्या है, हम कह सकते हैं यहाँ पर अपमार्जक का कार्य करती है। ऐसे बहुत सारे जीव होते हैं जो अपमार्जक का कार्य करते हैं। तो क्योंकि ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं और जो भूमि में चले जाते हैं और पौधों द्वारा वापस प्रयोग में लिए जाते हैं, इन्हें अपमार्जक या अपघटक कहते हैं। इसके बाद में बात करते हैं यहाँ पे खाद्य श्रृंखला की। खाद्य श्रृंखला क्या होती है, हम देखते हैं खाद्य श्रृंखला, हर जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। जैसे कुछ पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, पेड़ पौधों के बाद में कुछ जीव ऐसे होते हैं जो पेड़ पौधों को खाते हैं, उन पर निर्भर रहते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं हर जीव दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, जिससे एक श्रृंखला का निर्माण होता है और उस श्रृंखला को हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर पीछे चित्र देखा, पेड़ पौधों पर हिरण निर्भर है, हिरण पर शेर निर्भर है, यहाँ पर पेड़ पौधों पर कीट निर्भर है, कीट पर मेंढक है, मेंढक पर सांप है, सांप पर बाज है। तो ये एक खाद्य श्रृंखला बन गई। यहाँ पर देखो पेड़ पौधों पर बिच्छू, बिच्छू पर क्या है, मछली, मछली पर क्या है, बगुला जो है, या हंस जिसको कह सकते हैं, ये निर्भर है। तो ये एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं, एक क्या है, लंबी कतार का निर्माण करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो देखिए इसको परिभाषा के रूप में कैसे लिखेंगे, यहाँ किसी परितंत्र में जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है, भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, जिससे परितंत्र में जीवधारियों को निर्भरता के आधार पर एक श्रृंखला बन जाती है, निर्भरता के आधार पर एक श्रृंखला बन जाती है। इसे खाद्य श्रृंखला या फिर आहार श्रृंखला कहते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, आहार श्रृंखला। यानी हम कह सकते हैं किसी भी परितंत्र में एक जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, जिससे क्या होता है, खाद्य श्रृंखला का एक श्रृंखला का निर्माण हो जाता है, जिसे खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला कहते हैं। आप इसी तरह भी परिभाषा लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि जो शब्द यहाँ पर लिखे गए आप उसी को ही लिखो, आप अपनी तरफ से परिभाषा बना सकते हो, जैसे आप सिंपल सी भाषा में समझ रहे हो आप वैसे भी लिख सकते हो। तो क्या लिखोगे आप खाद्य श्रृंखला की, कि परितंत्र में प्रत्येक जीव अपने भोजन के लिए क्या है, दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, जिससे एक श्रृंखला का निर्माण हो जाता है और उस श्रृंखला को हम खाद्य श्रृंखला या फिर आहार श्रृंखला कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे उदाहरण के तौर पे देखें तो हम यहाँ पर उदाहरण भी लिखेंगे, खाद्य श्रृंखला की जब भी परिभाषा पूछी जाएगी हम उदाहरण लिखेंगे। देखते हैं यहाँ पे, घास के ऊपर टिड्डा निर्भर रहता है, टिड्डा पर कौन रहता है, सांप निर्भर रहता है, और सांप पर कौन रहता है, यानी यहाँ पर हम देखें तो टिड्डा किस पर निर्भर रहता है, घास पर, घास पर कौन टिड्डा घास पर,
टिड्डे पर मेंढक निर्भर रहता है और मेंढक पर सांप निर्भर रहता है। तो ये एक खाद्य श्रृंखला बन गई है। दूसरा हम देखें, घास पर हिरण निर्भर रहता है और हिरण पर कौन निर्भर रहता है? शेर। तो यहाँ पर एक और श्रृंखला का निर्माण हो गया। तो इस तरह से एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर रहता है तो एक श्रृंखला का निर्माण होता है। इसी श्रृंखला को हम क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। और उदाहरण कहें तो आप इस तरह से उदाहरण लिख के समझा सकते हैं। इसके बाद है पोषी स्तर। पोषी स्तर क्या होता है? यहां पर देखें, खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर या चरण को पोषी स्तर कहते हैं। ये खाद्य श्रृंखला का ये देखो, एक पहला चरण हो गया, ये हो गया, एक चरण ये हो गया, दूसरा चरण हम ये देख रहे हैं। तो ये प्रत्येक जो चरण है इसको हम पोषी स्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषी स्तर कहते हैं। यही है पोषी स्तर की परिभाषा। पोषी स्तर की परिभाषा पूछे तो आहार श्रृंखला का प्रत्येक स्तर या चरण पोषी स्तर कहलाता है। यहां पर देखिए, प्रथम पोषी स्तर में कौन से आते हैं? स्वपोषी या उत्पादक। प्रथम पोषी स्तर में स्वपोषी या उत्पादक, जैसे पेड़ पौधे वगैरह प्रथम पोषी स्तर में आते हैं, ये पोषी स्तर। द्वितीय पोषी स्तर में कौन से आते हैं? जो शाकाहारी हो गए या प्राथमिक उपभोक्ता, शाकाहारी या प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है। तृतीयक में कौन से आते हैं? तृतीयक में आते हैं छोटे मांसाहारी या द्वितीयक उपभोक्ता। छोटे मांसाहारी कह दो या द्वितीयक उपभोक्ता कह दो, ठीक है। छोटे मांसाहारी कौन से होते हैं? जैसे हम ले सकते हैं बिल्ली, ठीक है। ये इस तरह के जो छोटे जीव होते हैं वो क्या होते हैं? छोटे मांसाहारी होते हैं। इसके बाद में बात करें चौथे पोषी स्तर में। चौथे पोषी स्तर में कौन से आते हैं? बड़े मांसाहारी। बड़े मांसाहारी जैसे शेर, चीता, भालू ये आते हैं, ये बड़े मांसाहारी होते हैं। आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है, पोषी स्तर का पिरामिड आरेख बनाइए। पोषी स्तर का पिरामिड आलेख यानी पिरामिड चित्र बनाइए 1 नंबर में। तो हम क्या बनाएंगे? एक त्रिभुज का चित्र बनाएंगे। नीचे सबसे पहले लिखेंगे उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। कैसे बनाना है? सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे, इसके अंदर एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी और चौथी। यहां पर लिखेंगे उत्पादक। सबसे पहले क्या लिखना है? पहला पोषी स्तर होता है उत्पादक, दूसरा पोषी स्तर होता है प्राथमिक उपभोक्ता, तीसरा पोषी स्तर होता है द्वितीयक उपभोक्ता और ये आता है तृतीयक उपभोक्ता। या फिर ऐसे लिख दो, स्वपोषी, शाकाहारी, छोटे मांसाहारी, बड़े मांसाहारी, ये भी चाहे तो आप लिख सकते हो। पोषी स्तर का आरेख पूछे तो आपको ये चित्र बनाना है। बहुत महत्वपूर्ण है पोषी स्तर भी, इसको आप अच्छे से समझिएगा और इसको अच्छे से कीजिएगा भी। चलिए हम आगे हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक इसी के बारे में बात करते हैं। पोषी स्तर की कुछ खास बातें हमें ध्यान रखनी है, वो क्या है? कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इसको हमें ध्यान रखना है। वो कौन कौन से देख लें। सबसे पहले भोजन से हमें क्या है? भोजन हमारा ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। हम भोजन करते क्यों हैं? एक जीव के ऊपर दूसरा जीव निर्भर है तो वो उसको क्यों खाता है? ताकि उसको क्या मिले? भोजन मिले। मतलब क्या है? भोजन मिले। भोजन से क्या मिले? ऊर्जा मिले, ठीक है। और जैसे विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है, उसके लिए विभिन्न कार्य करने होते हैं, उसके लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी हमें जो भी कार्य करने हैं उसमें हमारी ऊर्जा खर्च होती है और ऊर्जा हमें कहां से मिलती है? हमें भोजन से मिलती है। पर्यावरण के विभिन्न घटकों के परस्पर अन्योन्य क्रिया के निकाय के एक घटक दूसरे घटक से ऊर्जा का प्रवाह होता है। हम देखते हैं पर्यावरण में अन्योन्य क्रिया मतलब आपस में क्रिया होती है, जिससे क्या होता है? एक घटक से दूसरे घटक में ऊर्जा का प्रवाह होता है। जैसा हम उदाहरण के देखते हैं, स्वपोषी जो होते हैं, स्वपोषी जो पेड़ पौधे हो गए, नील हरित शैवाल हो गए, ये क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा लेते हैं और उस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं और रासायनिक ऊर्जा पूरे हमारे पारिस्थितिक तंत्र में चलती है। यानी बाकी सभी जीव जंतु इस रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं। ये जो रासायनिक ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से यानी सौर ऊर्जा को किसमें बदल दिया? सूर्य के प्रकाश में सौर ऊर्जा होती है, उसको पेड़ पौधों ने यानी स्वपोषियों ने किसमें बदल दी? रासायनिक ऊर्जा में। फिर वो रासायनिक ऊर्जा पूरे हमारे परितंत्र में काम आती है। जो भी पेड़ पौधों को खाएगा उसको रासायनिक ऊर्जा मिलती रहेगी। अगला पॉइंट है, रासायनिक ऊर्जा संपूर्ण जैवमंडल की सभी क्रियाओं के संपादन में सहायक है। यानी ये रासायनिक क्रिया ही पूरे जैवमंडल को क्या करती है? सभी क्रियाओं में संपादन में सहायक है, सभी क्रियाओं को करने में सहायक है। इसके बाद में अगला पॉइंट है, स्वपोषी से ऊर्जा विषम पोषी और घटकों तक जाती है। अब स्वपोषी ने जो ऊर्जा ली थी, ये रासायनिक ऊर्जा, यही किस में जाती है? स्वपोषी से विषम पोषी में और विषम पोषी से अपघटकों में जाती है, यही ऊर्जा। जब ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है तो कुछ ऊर्जा का ह्रास हो जाता है, बीच में कुछ ऊर्जा खर्च हो जाती है। जब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है तो कुछ ऊर्जा बीच में ही खर्च हो जाती है। पौधे सूर्य के प्रकाश का 1% भाग खाद्य ऊर्जा के रूप में रूपांतरित करते हैं। सूर्य के प्रकाश से जितनी ऊर्जा उपयोग करते हैं उसका 1% भाग ही क्या है? सूर्य के प्रकाश से जितना ऊर्जा प्रकाश मिलता है उसकी 1% भाग को ही वो क्या करते हैं? खाद्य ऊर्जा के रूप में रूपांतरित कर पाते हैं। जितनी उनसे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा मिलती है उसका 1% ही क्या करते हैं? वो खाद्य ऊर्जा के रूप में उपयोग कर पाते हैं।
भोजन का लगभग 10% भाग जीव मंडल में बदलता है। हम जो भोजन करते हैं या कोई भी जीव भोजन दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, तब वो भोजन करता है तो उसका 10% भाग ही वो उपभोग करता है, बाकी सारा जो है वो उसके अन्य क्रियाओं में खर्च हो जाता है। जैसे शेष भाग जो है 90% भाग उसका ऊष्मा, पाचन, जैव कार्यों, वृद्धि, जनन आदि में खर्च हो जाता है। क्या है, भोजन का लगभग 10% भाग ही जैव मात्रा में बदलता है। किसमें बदलता है? जैव मात्रा। एक पीढ़ी से दूसरी, मतलब आगे एक जीव एक स्तर से दूसरे स्तर में, पोषक स्तर में 10% ऊर्जा का ही उपयोग हो पाता है। बाकी 90% किसमें खर्च हो जाती है? ऊष्मा के रूप में, पाचन के रूप में। हमें भोजन पचाने की जरूरत पड़ती है, उसमें जैविक कार्य होते हैं, उनमें हमारे शरीर में वृद्धि होती है, जनन में जो होता है उसमें ही खर्च हो जाता है। इसके बाद में हम बात करें यहां पर, तो हम आगे पॉइंट देखते हैं। तो यहां पर है प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का औसत 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचता है। ये हमने बात कर ली कि 10% ही अगले स्तर तक पहुंचता है, बाकी 90% हमारी खर्च हो जाती है। जैसा कि हमने बताया, ऊष्मा, पाचन, वृद्धि, जनन आदि जैविक कार्यों में हमारी खर्च हो जाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, आहार श्रृंखला के प्रत्येक चरण पर ऊर्जा का ह्रास इतना अधिक होता है कि चौथे पोषक स्तर के बाद उपयोगी ऊर्जा की मात्रा बहुत कम बच जाती है। पहले देखो, पहले पोषक स्तर में जितनी है उसका 10% दूसरा उपयोग करेंगे, बाकी 90% खत्म। अब दूसरे में जो 10% गई है उसका 90% अगले तक पहुंचेगा तब खत्म हो जाएंगे, उसका 10% अगले में पहुंचेगा, 90% खत्म हो। तो धीरे धीरे ऊर्जा का ह्रास इतना हो जाता है कि चौथे पोषक स्तर के बाद में तो बहुत कम ऊर्जा बचती है, बहुत कम ऊर्जा बचती है। इसलिए सामान्यतः निचले पोषक स्तर में जीवों की संख्या अधिक होती है, क्योंकि उनको अधिक ऊर्जा मिलती है, और धीरे धीरे पोषक स्तर बढ़ने पर ऊर्जा कम होती जाती है। इसलिए हम देखते हैं बड़े चौथे पोषक स्तर के जो जीवों की संख्या है बहुत कम होती है। जैसे कि हम शेर, ऐसे हाथी, ये बड़े बड़े जो जीव देखते हैं वो चौथे पोषक स्तर में आते हैं, और वहां पर ऊर्जा का क्या होता है, बहुत कम ही उपयोग हो पाता है, और कम ऊर्जा बचती है तो उनका उपयोग कम हो पाता है, इसलिए उनकी संख्या क्या होती है, कम होती है। इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जो है, महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण, वो पूछा जाएगा, आहार जाल किसे कहते हैं। तो प्रत्येक जीव दो या दो से अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है। हम देखते हैं एक जीव एक पर ही निर्भर नहीं है। अब जैसे शेर है, वो सिर्फ हिरण पर निर्भर थोड़ी है, वो किसको खा सकता है, वो बकरी को खा सकता है, खरगोश को खा सकता है, दूसरे भी जीव जंतु है उनको खा सकता है। तो एक जीव दो या दो से अधिक जीवों द्वारा खाया जाता है, और उसको भी दो या दो से अधिक जीव खा लेते हैं, उसको भी दो या दो से अधिक जीव खा लेते हैं। तो इस तरह से अनेक, यहाँ पर क्या है, प्रत्येक जीव दो या दो से अधिक जीवों द्वारा खाया जाता है, जो स्वयं अनेक प्रकार के जीवों का आहार बनता है, वो खुद ही अनेक प्रकार के जीवों का आहार बनता है। इस प्रकार आहार श्रृंखला एक जाल जैसी संरचना बन जाती है, एक जाल जैसी संरचना बनती है आहार श्रृंखला में, जिसे हम क्या कहते हैं, आहार जाल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, आहार जाल। जैसे हम यहाँ पर इस चित्र को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर पेड़ है, पेड़ को किसने खाया, बिच्छू ने। यहां पर देखो, ये पेड़ को कौन खा रहा है, एक पेड़ के ऊपर यहां पर है कीट निर्भर है, यहां पर ये चूहा निर्भर है, यहां खरगोश निर्भर है, यहां बकरी। अब इस चूहे को कौन खा सकता है, ये चूहे को बिल्ली खा सकती है, यहां पर देखो चूहे को बाज खा सकता है, चूहे को इस तरह से, यहां पर एक जाल जैसी हर एक दूसरे को इस तरह से खा सकता है। चूहे को सांप खा सकता है, मेंढक को सांप खा सकता है, और यहां पर इस चिड़िया को सांप खा सकता है, सांप को बाज खा सकता है, मछली सांप को खा सकता है, सॉरी, सांप मछली को खा सकता है। तो इस तरह से एक जाल जैसी संरचना बन जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, आहार जाल कहते हैं। ये प्रथम पोषक स्तर, द्वितीय पोषक स्तर, सॉरी, ये उत्पादक होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता, ये इस तरह से। अब आपसे यहां से पूछे, परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का आलेख हमने देखा था पहले, पोषक स्तर का पिरामिड आरेख देखा था। पोषक स्तर का पिरामिड आरेख यानी आपको त्रिभुज बनाकर ये लिखना है, सबसे पहले उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। यहाँ पे आपसे पूछा गया है परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का आरेख बनाइए। ऊर्जा प्रवाह का आरेख हम कैसे बनाते हैं, परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह एक दिशा होती है। एक दिशा का मतलब एक ही दिशा में होती है। ऐसा नहीं है कि पेड़ पौधों से अगर प्राथमिक उपभोक्ता में ऊर्जा चली गई तो प्राथमिक उपभोक्ता से वापस पीछे वाला प्राप्त नहीं कर सकता किसी भी हालत में। हम यहाँ पे बात करें, सबसे पहले सूर्य के प्रकाश से हमें ऊर्जा मिलती है, वो कौन उपयोग करता है, उत्पादक। उत्पादक से किसमें जाती है, शाकाहारी में। शाकाहारी से किसमें जाती है, मांसाहारी में। मांसाहारी में किससे जाती है, शीर्ष मांसाहारी में। तो ये हमारे क्या है, ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। ऐसे नहीं है कि शाकाहारी से वापस उत्पादक में ऊर्जा मिल जाए, किसी भी हालत में नहीं मिलेगी। या फिर मांसाहारी शीर्ष मांसाहारी से इस मांसाहारी में, तो ऐसा नहीं है कि एक से दूसरे में ऊर्जा वापस मिल जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अब देखो यहां पर एक और इंपॉर्टेंट परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है, जैव आवर्धन क्या है। जैव आवर्धन,
हम देखते हैं जब कोई हानिकारक रसायन भोजन के साथ खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करता है, जब कोई हानिकारक रसायन भोजन के साथ साथ खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं तो इनकी सांद्रण धीरे धीरे प्रत्येक कोशिका स्तर में बढ़ता जाता है। इनका सांद्रण यानी इनकी मात्रा धीरे धीरे प्रत्येक कोशिका स्तर में बढ़ती जाती है। इस परिघटना को जैव आवर्धन कहते हैं। इस परिघटना को जैसे हम देखते हैं फसलों में, इसमें क्या मिलाते हैं, रसायन, जो दवाइयां वगैरह, रसायन वगैरह, केमिकल जो छिड़कते हैं वो क्या होते हैं, पानी के साथ उनकी जड़ों में चले जाते हैं और जड़ें उनका अवशोषण करके वो पौधों में प्रवेश कर जाते हैं और पौधे फिर जो भी जीव जंतु उस पौधे को खाएगा उसके अंदर चली जाएगी और इस तरह से ये क्या होती है, हमारी आहार श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं। और आहार श्रृंखला में प्रवेश करने के बाद में क्या होते हैं, आगे पोषक स्तर में जैसे जैसे ये आगे एक दूसरे पोषक स्तर से खाए जाते हैं तो इनकी मात्रा धीरे धीरे शरीर में बढ़ती रहती है। और हमें पता है इस परिघटना को हम क्या कहते हैं, जैव आवर्धन कहते हैं। लेकिन ये पता है कि क्योंकि किसी भी आहार श्रृंखला में जो मनुष्य है वो शीर्षक है, मनुष्य सबसे ऊपर है, किसी भी श्रृंखला में हम सब मनुष्य को सबसे ऊपर मानते हैं, तो रसायन हमारे शरीर में सर्वाधिक संचित हो जाते हैं, हमारे शरीर में ये सर्वाधिक रसायन इकट्ठे हो जाते हैं जो हमें क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा जैव आवर्धन की परिभाषा लिखनी है, तो हम जैव आवर्धन की परिभाषा क्या लिखेंगे, जब कोई रसायन, हानिकारक रसायन भोजन के साथ आहार श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं तो इनका सांद्रण यानी इनकी सांद्रता धीरे धीरे प्रत्येक कोशिका स्तर में बढ़ती जाती है, इसे हम जैव आवर्धन कहते हैं। इसके आगे लिखना चाहो तो एक लाइन और लिख देना, क्योंकि मानव शीर्षक है, मानव आहार श्रृंखला में शीर्षक है तो सबसे अधिक मात्रा इसमें संचित हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। इसके बाद में हमारे क्रियाकलाप पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, हम कौन कौन से कार्य करते हैं जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे क्रियाकलाप में ओजोन परत और इसका अपक्षय। ओजोन परत के बारे में बात करें, ओजोन परत सुना होगा, जो हमारी सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है, अल्ट्रावायलेट रेज से हमारी क्या करती है, रक्षा करती है। तो ये है। अब ओजोन के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, फिर उसके बाद में बात करते हैं। ओजोन का जो सूत्र होता है वो होता है O3। क्या होता है, ओजोन का सूत्र होता है O3। ऑक्सीजन का क्या होता है, O2, और जबकि ओजोन का क्या होता है, O3। और एक सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखना, ऑक्सीजन हमारे लिए जीवनदायिनी है, ऑक्सीजन हमारे लिए जीवनदायिनी है, लेकिन ओजोन हमारे सीधे संपर्क में आ जाए तो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। वो सूर्य के हमारी पृथ्वी से ऊपर वहीं पर इतनी दूरी पर ही हमारी रक्षा करती है, हमारे लिए जीवनदायिनी है, लेकिन जब हमारे संपर्क में आ जाए तो ये भी हमारे लिए एक विष का कार्य करती है, जहर का कार्य करना स्टार्ट कर देती है। आइए हम इसको समझते हैं। ओजोन क्या होता है, ओजोन एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना होता है। ओजोन का एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना होता है। देखो O3 है, मतलब ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं। ओजोन जीवों के लिए एक घातक विष है, ये एक जहर का काम करता है। यह गैस मानव की त्वचा कैंसर उत्पन्न कर सकती है, अगर हम इसके सीधे संपर्क में आ जाए तो ये क्या कर सकती है, त्वचा कैंसर, स्किन कैंसर इससे हो सकता है। तो ये हमारी क्या है, उस दूरी पर ही, वहां पर जो परत है, ओजोन की लेयर है, वहीं से ही हमारी रक्षा करती है, वहां पर क्या करती है। लेकिन यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण है, जिसको यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज है, वो उससे पृथ्वी की सुरक्षा करती है। यहां से पर्सन आपके 100% एग्जाम में पूछा जाएगा, ये लाइन आपके 100% एग्जाम में पर्सन देगी ही देगी कि ओजोन हमारी किस प्रकार रक्षा करती है या ओजोन से हमें क्या लाभ है। तो ओजोन सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करती है, पृथ्वी से सुरक्षा करती है। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक नहीं आने देती, उससे रोकती है। नेक्स्ट है यहां पर हमारा प्रश्न, उच्च ऊर्जा वाली पराबैंगनी विकिरणें ऑक्सीजन अणु को विघटित करके स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु बनाती है। ये क्या होता है, वहां पर जब वहां से वो विकिरण आती है तो ऑक्सीजन अणु से टकराती है, इससे आकर जैसे ही अल्ट्रावायलेट रेज यानी पराबैंगनी टकराई तो ये ऑक्सीजन के 2 अणुओं में टूट जाएगा, एक ऑक्सीजन अलग और ये हम कहते हैं, ये कौन सी है, ये स्वतंत्र ऑक्सीजन है, स्वतंत्र ऑक्सीजन। तो इसका एक अणु फिर से ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ओजोन का निर्माण कर देता है। ये जो ऑक्सीजन के 2 अणु टूटे थे, इसमें से एक अणु O2 के साथ जुड़कर ओजोन का निर्माण कर देता है, और इस तरह ओजोन का निर्माण होता रहता है। और वहां पर हमें क्या होता रहता है, ओजोन का निर्माण होने से हमें वहां से अल्ट्रावायलेट रेज वहीं रुक जाती है, पृथ्वी तक नहीं पहुंचती है, जिससे हमारी क्या हो जाती है, सुरक्षा हो जाती है। लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार इसमें क्या हो रही है, इसको नुकसान पहुंच रहा है मानव क्रियाकलापों के द्वारा, क्योंकि हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कुछ ऐसी गैसेज हैं जो इसको नुकसान पहुंचा रही है, जो इसको धीरे धीरे नष्ट कर रही है।
1980 में वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तेजी से गिरावट आने लगी। 1980 में ऐसा हुआ कि इसके अंदर बहुत तेजी से ओजोन में गिरावट आने लगी। तो इसका पता चला कि इसका मुख्य कारण था उस समय जो क्रेज आया था वो फ्रिज और रेफ्रिजरेटर, इनका क्रेज आया था। उसी समय लगभग ये बनने स्टार्ट हुए, तो सभी देश चाहते थे ज्यादा से ज्यादा इसको बनाना। तो फ्रिज के अंदर जो उपयोग होने वाली गैस थी CFC, जिसको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, CFC का नाम हमारा क्या होता है, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्या करती है, ये हमारे इस ओजोन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने में, मतलब सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। कौन पहुंचाती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो पहले फ्रिज आते थे, अभी हालांकि इसका उपयोग कम होने लग गया, फ्रिजों में इसका अल्टरनेट यूज करने लग गए, लेकिन उस समय इसके सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता था, तो इससे उसका नुकसान होता था। इसका उपयोग किसमें, रेफ्रिजरेटर यानी शीतलन और अग्निशमन में इसका किया जाता था, जो हमारे लिए उस समय क्या बन गया, नुकसानदायक बन गया। उसके बाद में कानून बना दिया गया यूनेप ने 1987 में, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप। इसका अच्छे से नाम याद रखना, यूनेप। यूनेप का पूरा नाम अच्छे से याद रखना, एक नंबर में पूछा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम क्या है, यूनेप का संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। यूनेप संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, आप बार बार दोहराएंगे तो आपको याद रह जाएगा। से सभी अनुमति सभी को अनुमति बनी, मतलब आपस में सबने मिलकर अनुमति बना ली क्या, CFC का उत्पादन को सीमित किया जाए, CFC के उत्पादन को रोक लगाई जाए, बहुत ज्यादा नहीं बनाए, एक निश्चित मात्रा में बना सकते हैं, उससे ज्यादा आप नहीं बना सकते, क्योंकि ये हमारी ओजोन को क्या है, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही थी। तो ये यहां से एक ओजोन में से 100% आपके पर्सन बनेगा। क्या क्या पर्सन बन सकता है, ओजोन का सूत्र क्या होता है, पहला, ओजोन हमारे लिए क्यों लाभदायक है, ओजोन से हमें क्या लाभ है, तो ओजोन सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। तीसरा प्रश्न बनता है, ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन सी है, तो ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाली CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली, जो रेफ्रिजरेटर और अग्निशमन यूज करते हैं। चौथा है यूनेप का पूरा नाम, यूनेप का पूरा नाम होता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसके बाद में है कचरा प्रबंधन। थोड़ा सा कचरे के बारे में हम जाने तो हम क्या देखते हैं, हमारे किसी भी नगर या कस्बे में जाने पर चारों ओर कचरे के ढेर दिखाई देते हैं, बहुत ज्यादा ढेर दिखाई देते हैं, ठीक है। इधर उधर फेंक दिया, घर के बाहर फेंक दिया, पॉलिथीन में डालकर फेंक दिया, जिससे हमारा क्या होता है, स्थल पर बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थों की खाली थैलियां इधर उधर पड़ी दिखाई देती है, जो हमारे पर्यावरण को क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। जो पर्यावरण को तो नुकसान पहुंचाती है, साथ में ही हमारे नगर, शहर, गांव, कस्बे की सुंदरता को भी खराब करती है। आप किसी भी शहर में जाते हो, अगर वहां पर आप गंदगी देखोगे तो आप क्या सोचोगे, बहुत बेकार शहर है। जबकि आप किसी ऐसे शहर, ऐसे सिटी, ऐसे गांव में जाते हो जहां पर बिल्कुल साफ सफाई, आपको कोई भी पॉलिथीन कचरा न दिखाई दे, तो आप क्या कहोगे, गांव बहुत अच्छा है। सिर्फ सफाई मात्र से ही उसका सौंदर्य बढ़ जाता है, लेकिन कुछ एक क्रियाकलाप हमारे ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, अपने गांव, शहर और कस्बे की सुंदरता को भी नुकसान पहुंचाते हैं। पॉलीथीन चिप्स वगैरह खा के हम पॉलीथीन को यहाँ वहां फेंकना, ये हमारी क्या है, कचरा को फैलाने की एक, हमारी जीवन शैली में सुधार के लिए उत्पादित कचरे की मात्रा में बहुत अधिक बढ़ गई है। जैसे जैसे हमारी जीवन शैली में नए नए विकास हुए हैं, नए नए जो इवेंट्स हो रहे हैं, नए नए उत्पादन हो रहे हैं, आप बहुत सारी चीजें देख रहे हो, पीछे से कुछ जमाने से यहाँ पर बहुत सारा बदलाव हुआ है, विकास हुआ है, उसके साथ साथ कचरे की भी समस्या बहुत बढ़ गई है। जितनी नई नई चीजें आ रही है उतना हमारा कचरा भी क्या हो रहा है, अधिक उत्पादित हो रहा है। तो इसका निवारण भी बहुत आवश्यक है, इसका निवारण भी, इसका प्रबंधन भी बहुत आवश्यक है। हालांकि अभी हम देखने लगे कुछ समय से हमारे घर के आसपास जो कचरा लेने के लिए टैक्सी, ट्रैक्टर जो भी है वो आते हैं और कचरा उसमें डाल देते हैं, लेकिन फिर भी अभी तक लोग इतने जागरूक नहीं है कि उसमें कचरा डाल दें, फिर भी अभी तक भी लोग कचरा बाहर फेंक देते हैं, और जो है हमारे लिए नुकसानदायक है। हमारी अभिवृत्ति में परिवर्तन भी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। तो हमारे विकास के साथ साथ हमारा महत्वपूर्ण परिवर्तन भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज से 50 साल की पहली लाइफ कैसी थी और आज लाइफ कैसी है, आज आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, इससे समझ पा रहे हैं। आज से 4-5 साल पहले ही देखो तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, लेकिन धीरे धीरे विकास होने के साथ साथ आपको बहुत सारी सुविधाएं, हमें बहुत सारी सुविधाएं मिल रही है, जिसका क्या है, एक हमें लाभ भी है, लेकिन इसका नुकसान भी है कि इसके साथ साथ हमें बहुत सारी समस्याएं भी खड़ी हो रही है। तो उसका भी क्या है, हमें ध्यान में रखना होता है। पैकेजिंग के तरीके में बदलाव के साथ अजैव न्यूनीकरण वस्तुओं को कचरे में पर्याप्त वृद्धि हुई है। पैकेजिंग हम देखते हैं, हर चीज पॉलिथीन में पैक करके दी जाती है। आप दूध लेके आओ, चिप्स लेके आओ, बहुत सारी चीजें आपको पॉलिथीन में या पॉलिथीन के डिब्बों में पैक करके दी जाती है। बहुत सस्ता होता है, लेकिन पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। हम आए दिन अखबार में पढ़ते तो हैं कि हमारे जो पॉलिथीन बैग्स हैं उसके ऊपर बैन लगा दिया गया, उनके रोक लगा दी है, लेकिन अभी तक भी हम मार्केट में जाके देखते हैं तो वास्तव में वैसे ही दिखती है। कोई 1-2% हालांकि फर्क पड़ा है। इसका हम छोटा सा उदाहरण लेते हैं चाय के कप से।
पहले आपने देखा होगा रेलवे में आप कभी गए हो, रेल के अंदर कुछ साल पहले ही आपके माता पिता से बात करें तो पहले कांच के गिलास में क्या दी जाती थी, चाय दी जाती थी। थोड़ा महंगा होता था, लेकिन उसके बाद में उसमें क्या करने लगा, बदलाव हो गया और प्लास्टिक की गिलास देने लगे। अब इससे प्लास्टिक को आपको पता है नुकसान होता है ज्यादा, तो इसमें बदलाव करके वहां पर क्या देने लगे, यहां पर मिट्टी के जो आपने देखे होंगे, मिट्टी के जो ये इस तरह से कप बने होते थे उसमें चाय देने लगे। जैसे हम कुल्हड़ चाय भी आज बहुत फेमस है, कुल्हड़ चाय वो आजकल हम देखने को मिलती कम है, लेकिन ये एक इस तरह से है, मतलब लग्जरी तौर पे हम कह सकते हैं इसको। लेकिन इसमें क्या होने लगा, इसमें मिट्टी की उत्पादकता, जब मिट्टी को इस कप को बनाया जाता है तो मिट्टी को पकाया जाता है और उससे मिट्टी की उत्पादकता और उसका जो ह्यूमस है वो खत्म हो जाती है। फिर इस मिट्टी को वापस मिट्टी में मिलाते हैं तो यहाँ कोई भी पेड़ पौधा नहीं उगता है, तो इससे हमारी मिट्टी के नुकसान होने के चांसेस थे। अब इसके स्थान पर आज जो नए सिस्टम आए हैं वो आए हैं कागज के, जो हमारे कप बनाए जा रहे हैं, कागज के जो कप बने होते हैं वो हमारे लिए पर्यावरण के लिए कुछ हद तक इसमें क्या है, काफी हमारे लिए पर्यावरण के लिए क्या है, लाभदायक है। इससे इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता है। तो हमने देखा किस तरह से हमारे लाइफ में बदलाव होते होते हम कहां से कहां जा रहे हैं, ताकि हम साथ में ऐसे परिवर्तन लेके चले, ऐसे बदलाव लेके चले जो पर्यावरण के लिए भी क्या हो, अनुकूल हो, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले नहीं हो। तो ये था हमारा बहुत ही सिंपल सा चैप्टर, हमारा पर्यावरण। उम्मीद है आपने अच्छे से सुना है, तो भी आप परीक्षा में आसानी से लिख पाओगे, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। आप इसके नोट्स देख सकते हो, इसके नोट्स सारे ऐप पर मिल जाएंगे, आरबीएसई ऑनलाइन क्लासेस ऐप पर मिल जाएंगे। उस पर आप एक बार रीडिंग लगा ली तो मुझे नहीं लगता कि आपको फिर से इसको रटने की या पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के रिवीजन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।